हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सुरेंद्र मोहन पाठक के संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है सात खत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर्य बहादुर थापा अपने फ्लैट में बैठा बड़ी बेचैनी से उस रोज़ के अखबार के आगमन का इंतजार कर रहा था। पिछले रोज़ का अखबार उसके हाथ में था, जिसके वर्गीकृत विज्ञापन वाले पृष्ठ पर व्यक्तिगत कॉलम में उसका छपवाया ये विज्ञापन छपा था। कल शाम 7 बजे कनॉट प्लेस के एम्बेसी रेस्टोरेंट में एक वृद्ध के साथ बैठी मेरी वतन की युवती के नाम। कल उसी वक्त उसी जगह एक बगल की टेबल पर मौजूद ये नेपाली युवक तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। दोस्ती मंजूर हो तो कल इसी कॉलम में अपना जवाब छपवाना। और अब थापा बड़ी बेचैनी से अखबार का इंतजार कर रहा था, जिसमें कि उस युवती का जवाब छपा होने की उसे कतई उम्मीद नहीं थी, जिसे कि परसों उसने एम्बेसी में देखा था और जिसे देखते ही वह दिलो जान से जिस पर न्यौछावर हो गया था। लड़की अकेली होती तो शायद वह उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसके साथ में जो लाल भभूका चेहरे वाला वृद्ध मौजूद था, उसकी वजह से वह हिम्मत नहीं कर सका था। और उसने अखबार में वह विज्ञापन छपवाया था जिस पर लड़की की निगाह तक पड़ने की कोई गारंटी नहीं थी। तभी रबड़ बैंड से बंधा अखबार बालकनी में आकर गिरा। थापा ने झपट कर अखबार उठाया और उसे सीधे वर्गीकृत विज्ञापन वाले पृष्ठ पर से खोला। यह देखकर उसका मन झूम गया कि उस पृष्ठ पर उसका वांछित विज्ञापन था। उसने विज्ञापन पढ़ा। लिखा था, इसी कॉलम में कल विज्ञापन छपवाने वाले मेरे हमवतन युवक के नाम। संपर्क के इस अनोखे तरीके ने ही इस युवती को ऐसे तरीके से जवाब देने पर मजबूर किया है। युवती रहस्य और रोमांच की दीवानी है। अलिफ लैला के हजारों रातों वाले किस्से में एक रात के लिए बनी रानी ने बादशाह को रहस्य और रोमांच के अनूठे किस्से सुनाकर 1000 रातों तक लटकाए रखा था और 1000 बार अपने सिर पर खड़ी निश्चित मौत को टाला था। एम्बेसी वाला नेपाली युवक यदि ऐसा केवल 7 बार करके दिखा सके तो दोस्ती हो सकती है। वो इस युवती को मिस एसएस द्वारा होटल अशोक के पते पर आने वाले 7 दिनों तक 7 खत लिख सकता है। लेखक के खतों में यदि इस युवती की रुचि बनी रही और हर खत के बाद अगले खत के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रही, तो 8वें दिन युवती ये मान लेगी कि एक एम्बेसी वाला उसका हमवतनी युवक उसकी दोस्ती के काबिल है। लेकिन 7 खतों से पहले व्यक्ति संपर्क की कोशिश हरगिज न करे। अपना नाम तक नहीं बताया था, उसके अगले पत्र के प्रति उत्सुकता बनी रहे। चिट्ठी के जरिए कैसे परोसे वह उस युवती को रहस्य और रोमांच पहली निगाह में ही जिसे वह अपना दिल दे बैठा था। उसका फ्लैट गोल मार्केट के इलाके में स्थित एक बहुमंजिली इमारत की दूसरी मंजिल पर था। तीसरी मंजिल पर एन उसके फ्लैट के ऊपर मेजर प्रदीप पाराशर नामक एक फौजी अधिकारी का फ्लैट था, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास में मिलिट्री अटैची था और उन दिनों छुट्टी पर भारत आया हुआ था। मेजर पाराशर का ध्यान आते ही थापा के मन में उम्मीद जागी। वह फौरन कागज कलम लेकर पहली चिट्ठी लिखने बैठ गया। अगली सुबह खुद होटल अशोक के रिसेप्शन पर जो चिट्ठी वह पहुंचा कर आया वह इस प्रकार थी। डियर मिस डबल एस, सबसे पहले मेरे विज्ञापन का जवाब देने का शुक्रिया। पशुपतिनाथ की हजार हजार मेहरबानी है कि वह विज्ञापन न सिर्फ अनदेखा रहा बल्कि उसका जवाब भी छपा। दोस्ती की शर्त यकीनन तुमने बहुत विकट लगाई है, लेकिन मैं ये सोचकर जी जान से इस शर्त पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा कि जवानी सिर्फ एक ही बार आती है। दिल में सच्ची मोहब्बत की हुक एक ही बार उठती है। तुम्हारी रहस्य और रोमांच की जुगुप्सा को शांत करने के लिए मैं उस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जो कि मुझे गोल मार्केट में स्थित सूरी अपार्टमेंट्स तक ले आई, जहाँ के एक फ्लैट में मैं आजकल रहता हूँ। भारत आते ही वैष्णो देवी की यात्रा करने की नीयत से मैं जम्मू गया था। जम्मू से कटरा जाते वक्त बस में मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, जो कि संयोगवश वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचने तक मेरे साथ ही रहा था। इस संयोग की इंतहा तब हुई जबकि कटरा में एक दूसरे से अलग हो जाने के बावजूद हमने जम्मू में फिर एक दूसरे को एक ही होटल में पाया। तब हमारे परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस आदमी ने मुझे अपना नाम गौतम तिवारी बताया। उसे जब मैंने ये बताया कि अभी भारत में मेरे कदम पड़े ही पड़े थे, तो उसने मुझे बताया दिल्ली में उसका एक मौसेरा भाई रहता था, जो कि वक्त ज़रूरत मेरे बहुत काम आ सकता था। बकौल इसके उसका मौसेरा भाई मिलिट्री मैन था, फॉरेन सर्विस में था, लेकिन उन दिनों लंबी छुट्टी पर दिल्ली आया हुआ था। अपने मौसेरे भाई का नाम उसने मेजर प्रदीप पाराशर बताया और उसने मुझे अपने मौसेरे भाई मेजर प्रदीप पाराशर के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी भी दी। ऐसी किसी चिट्ठी की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस शख्स की ज़िद पर, या यूं कह लो कि उसका मन रखने के लिए, मैंने वह चिट्ठी ले ली, जबकि उस वक्त चिट्ठी को आगे पेश करने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था। अलबत्ता गौतम तिवारी की मुतवातर यही मनोहार थी कि मैं वह चिट्ठी लेकर उसके मौसेरे भाई के पास ज़रूर जाऊं। मुझे उसकी, मेरे लिए एक नितांत अजनबी की, वह मनोहार बड़ी अजीब लगी। दिल्ली वापस आकर कुछ दिन तो मैं उस चिट्ठी को भूला सा रहा।
लेकिन एक शाम को जब मैं बेहद बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चिट्ठी के साथ उसके प्रेषी मेजर प्रदीप पाराशर के दर्शन ही कर लिए जाएं। चिट्ठी पर जो पता लिखा हुआ था वह गोल मार्केट स्थित सूरी अपार्टमेंट्स का था। मैं वहां पहुंचा। मेजर प्रदीप पाराशर के फ्लैट को मुझे ताला लगा मिला। पूछताछ पर मालूम हुआ कि मेजर साहब का बनवारी नाम का एक नौकर, जो उनकी गैर हाजिरी में उनके फ्लैट की देखभाल करता था, नीचे एक गैरेज में रहता था। मैंने बनवारी को तलाश किया। मालूम हुआ कि मेजर साहब अभी पाकिस्तान से नहीं लौटे थे, लेकिन उनका आगमन किसी भी दिन अपेक्षित था। तब अनायास ही मैंने वहां फ्लैट मिल सकने की संभावना का जिक्र कर दिया तो बनवारी ने बताया कि मेजर साहब के फ्लैट के ऐन नीचे दूसरी मंजिल पर एक फर्निश्ड फ्लैट उसी रोज खाली हुआ था। मैंने वह फ्लैट हासिल कर लिया। 3 दिन बाद जब मेरे फ्लैट की छत ऊपर से आती मिलिट्री बूटों की धम धम से बजने लगी तो मैं समझ गया कि मेजर पाराशर आखिर वहां पहुंच गया था। तब तक मेजर को चिट्ठी पेश करने का मेरा इरादा फिर बदल गया था। लेकिन जब बनवानी ने आकर मुझे बताया कि मेजर साहब आ चुके थे और वह मेजर साहब से मेरा जिक्र कर भी चुका था, तो तब मुझे कम से कम एक बार मेजर साहब के हुजूर में पेश होना ज़रूरी लगने लगा। एक सप्ताह पहले एक शाम को मैंने जाकर मेजर पाराशर के फ्लैट पर दस्तक दी। मुझे भीतर दाखिल होने का फौजी हुक्म हुआ तो मैं मेजर पाराशर के रूबरू पहुंचा। मेजर पाराशर एक लगभग 35 साल का लंबा तड़ंगा छरेरे बदन वाला निहायत खूबसूरत व्यक्ति निकला। मैंने उसका अभिवादन किया, जो कि उसने बड़े भावहीन ढंग से स्वीकार किया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं उसी इमारत में उसके नीचे वाले फ्लैट में रहता था। जम्मू में मुझे उसका मौसेरा भाई गौतम तिवारी मिला था, जिसने कि मुझे उसके नाम एक चिट्ठी दी थी। मैंने चिट्ठी पेश की। बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से उसने चिट्ठी मेरे हाथ से थामी और उसे खोलने लगा। मुझे यह बात बहुत नर्वस कर रही थी कि उसने मुझे बैठने को नहीं कहा था। मैंने बड़े नर्वस भाव से पहलू बदलता हुआ उसके ड्राइंग रूम में इधर उधर निगाह दौड़ा रहा था। ड्राइंग रूम मेरे फ्लैट के ड्राइंग रूम जैसा ही था। कोई फ़र्क था तो ये था कि वहाँ एक ऑफिस नुमा मेज कुर्सी भी लगी हुई थी। मेज पर सजावटी सामान के तौर पर एक खंजर पड़ा था। उस पर मेरी निगाह खास तौर से इसलिए टिकी थी क्योंकि वह खंजर नेपाली खुकरी से मिलता जुलता था। मेजर मेरी तरफ पीठ करके चिट्ठी पढ़ रहा था। कुछ क्षण बाद वह घूमा और चिट्ठी पर से सिर उठाकर अचानक मुझे देखने लगा। मैं और नर्वस हो गया। मिस्टर, वह शुष्क स्वर में बोला, मेरा तो गौतम तिवारी नाम का कोई मौसेरा भाई नहीं है। मैं हक्का बक्का से उसका मुंह देखने लगा। मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है, वह फिर बोला। आई एम सॉरी सर, मैं बड़ी कठिनाई से कह पाया, लेकिन मुझे तो यही बताया गया था कि गलत बताया गया था। लेकिन किसी ने मेरे से ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए, तुम्हें उल्लू बनाने के लिए। लेकिन सर, वो शख्स कम से कम आपके नाम, आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपके पते से तो वाकिफ था। पता नहीं कैसे वाकिफ था, लेकिन कहीं तुमने खुद ही तो ये चिट्ठी नहीं लिख ली? जी। कहीं तुमने मेरे से वाकफियत निकालने का यह तरीका तो नहीं निकाल? मुझे मुझे आपसे जबरन जबरन वाकफियत करने की क्या क्या ज़रूरत है? ये तो तुम बताओ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम कोई स्पाई तो नहीं? नेवर सर, मैं तो महज एक। ओके, आई बिलीव यू। नाउ गुड नाइट। गुड नाइट सर। मुझे उम्मीद थी कि वह चिट्ठी मुझे वापस लौटाएगा, लेकिन जब उसने ऐसा कोई उपक्रम ना किया तो मैं वापस लौट पड़ा। मिस डबल एस, ये है मेरी सूरी अपार्टमेंट्स पहुंचने की कहानी, जिसमें मुझे उम्मीद है कि तुम्हें रहस्य और रोमांच की झलक दिखाई दे रही होगी। आज मुझे मेजर पाराशर के हुजूर में पेश हुए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ कि जम्मू में मुझे मिला गौतम तिवारी नामक शख्स कौन था। क्यों उसने मुझे एक ऐसे शख्स के नाम चिट्ठी दी जो कि उसका रिश्तेदार तो क्या उसके नाम से भी वाकिफ नहीं था। अब आधी रात हो गई है, तब अपना पहला खत मैं यहीं समाप्त करता हूँ। भवदीय, एम्बेसी वाला, नेपाली। डियर मिस डबल एस, ये मेरा दूसरा खत है जो मैं रात के 2 बजे तुम्हें लिख रहा हूँ। दिन में यहाँ सूरी अपार्टमेंट्स में एक ऐसा हादसा हो गया था कि अब कहीं जाकर मुझे खत लिख पाने का मौका मिला था। हादसा मैं पहले भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हारी रहस्य और रोमांच की पूरा शर्त पर भी पूरा उतर कर दिखाना है, इसलिए मैं वो एक फ़िक्रा यहाँ पहले नहीं लिखूंगा जो कि हादसे को बयान कर सकता है। शुरुआत यूं ही। कल शाम अभी दिन ढला ही था कि मैंने डिनर कर लिया था। वो कोई डिनर का वक्त नहीं था। उसके बाद 3 व्हीलर पर बैठकर 5 मिनट में मैं गोल मार्केट पहुंच गया था। एन उस वक्त करीब के गिरजे में लगा घड़ियाल 7 बजा रहा था। मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा और कागज़ कलम संभाल कर तुम्हें दूसरा खत लिखने की तैयारी में जुट गया। डिनर जल्दी कर लेने के पीछे वास्तव में मेरा यही इरादा था कि मैं तुम्हें खत लिखना शुरू कर पाता। ऊपर मेजर पाराशर के फ्लैट में अभी डिनर की तैयारी शुरू हुई थी, जबकि उसका ये पड़ोसी डिनर कर भी चुका था। उसी क्षण एकाएक मुझे ऊपर से जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। मेरे फ्लैट की सारी खिड़कियां और बालकनी की ओर का दरवाज़ा खुला था, इसी वजह से वे आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही थीं। मुझे साफ महसूस हुआ कि आवाज़ें 2 जनों की थी, और उनमें से एक आवाज़ खुद मेजर पाराशर के फ्लैट में उसके और उसके किसी मेहमान के बीच किसी बात को लेकर भयंकर तकरार छिड़ी हुई थी।
मैंने उस तरफ से ध्यान हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे पाईं। वार्तालाप का एक भी शब्द मेरे पल्ले न पड़ा। अलबत्ता तकरार के ढंग से इतना साफ जाहिर हो रहा था कि कोई अजनबी बड़े गुस्से में कुछ कह रहा था, जिसका कि मेजर पाराशर जवाब देने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट वो भीषण तकरार यूं ही चली। फिर एकाएक तकरार बंद हो गई और मेरे ऊपर छत यूं धमकने लगी जैसे ऊपर के फ्लैट में फर्श पर जोर जोर से भारी पांव पड़ रहा हूं। फिर एकाएक एक भारी धम्म की आवाज़ से छत लरजी और फिर सन्नाटा छा गया। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या हो गया था ऊपर? मैंने कान लगाकर खूब सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपरले फ्लैट से कोई नई आवाज़ नहीं आई। फिर जो नई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी वह किसी के तेजी से सीढ़ियां उतरने की थी। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर मैं अपने स्थान से उठा और अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। सीढ़ियों में अंधेरा था। फ्लैट के भीतर से प्रतिबंधित होते हुए अपर्याप्त प्रकाश में मैंने एक आदमी को सीढ़ियों से नीचे को लपकते देखा। एक तो सीढ़ियों में वैसे ही अंधेरा था, दूसरे मेरे अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचने तक मेरी तरफ उसकी पीठ हो चुकी थी, इसलिए मैं उस शख्स की सूरत न देख सका। अलबत्ता उसका आकार मैंने नीम अंधेरे में भी देखा, जिससे मैंने केवल इतना जाना कि वह एक साधारण कद का इकहरे बदन का आदमी था। मैंने तत्काल वापस अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और लपक कर बालकनी में पहुंचा, लेकिन ना इमारत का मुख्य द्वार खुला और ना बाहर कोई भारी भरकम आदमी प्रकट हुआ। कुछ क्षण में उलझनपूर्ण मुद्रा बनाए बालकनी में खड़ा रहा। फिर मैं लपक कर अपनी किचन में पहुंचा। किचन की खिड़की पिछवाड़े में खुलती थी। मैंने उस खिड़की में से बाहर जाकर तो उसी साधारण कद के इकहरे बदन वाले आदमी को मैंने पहले बगीचे के बीच में से दौड़ते और फिर पिछवाड़े का गेट खोलने का उपक्रम करने की जगह चार दीवारी फांद कर वहां से रफू चक्कर होते देखा। मैं सोचने लगा, कौन था वह आदमी? क्यों वो इतने रहस्यपूर्ण तरीके से वहां से भागा था? क्या वही वो शख्स था जो मेजा पाराशर के फ्लैट में उससे लड़ झगड़ रहा था? और सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये था कि क्या मुझे मेजर की खैरियत मालूम करने उसके फ्लैट में जाना चाहिए था? जैसे रुखाई से वह पहली बार तब मेरे साथ पेश आया था जब मैं उसके कथित मौसेरे भाई की उसके नाम चिट्ठी लेकर उसके पास गया था। उससे तो उससे लगता तो नहीं था कि वह मेरे बिन बुलाए उसके फ्लैट में जाना पसंद करता। फिर मुझे बनवारी का ख्याल आया। क्यों ना मैं उसे हालात की खबर करूं और उससे कहूं कि वह मेजर के फ्लैट में जाकर उसकी कुशल क्षेम का पता करके आए। मैंने नीचे आकर बनवारी को तलाश किया और उसे सारा वाक्य सुनाया। वह बोला, मेजर साहब के फ्लैट से एक घंटी उसके पास गैरेज में बजती थी। अगर मेजर साहब से कोई मिलने आया होता तो वह घंटी बजाकर मेजर साहब ने उसे ज़रूर तलब किया होता है, जैसे कि हमेशा होता था। बहरहाल फिर भी वह मेरी मनुहार पर मेजर पाराशर के फ्लैट में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसके साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचा। मेजर के फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, जो कि बनवारी के लिए नई बात थी। वह झिझकता हुआ भीतर दाखिल हुआ। मैंने भी चौखट से भीतर कदम रखा। हे भगवान! एकाएक बनवारी के मुंह से दहशत भरी आवाज़ निकली। उसकी ओर से निकलकर मैंने सामने झांका तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। ड्राइंग रूम के फर्श पर मेजर प्रदीप पाराशर का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। उसकी छाती में एन दिल के ऊपर के स्थान से तब भी खून रिस रहा था। मैंने देखा घाव इस प्रकार का था जैसे किसी खंजर से किया गया हो। तुरंत मेरा ध्यान मेज की तरफ गया, जहाँ की अपने प्रथम आगमन के समय मैंने नेपाली खोखरी से मिलता जुलता एक खंजर पड़ा देखा था। खंजर वहाँ से गायब था। मुझे यकीन हो गया कि कत्ल उसी खंजर से हुआ था और कातिल कत्ल के बाद वह खंजर अपने साथ ले गया था। मैं फिर मेजर के खून से लथपथ शरीर की ओर आकर्षित हुआ। उसकी पथराई आंखों से साफ पता लग रहा था कि वह निश्चित रूप से मर चुका था। फर्श पर पड़ी लाश के अलावा कमरे में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता मेज पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी दिखाई दी जो कि पहले वहाँ मैंने नहीं देखी थी। उनमें पारदर्शी कागज में लिपटा एक पीला गुलाब था, एक हीरा जड़ा टाई पिन था और एक भूरे रंग की तुर्की टोपी थी। मेजर साहब मर गए। मुझे बनवारी का कांपता स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बोला, मर नहीं गए बल्कि मार दिए गए। ये कत्ल का मामला है। हमें किसी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन यहाँ है। कहा ना, यहाँ में किसी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए। फ़ोन मेरे फ्लैट में भी था, जहाँ से कि पुलिस को कत्ल की खबर दी गई। पुलिस के आगमन तक मैं अपने बारे में सोचता रहा। मेजर के कत्ल के मामले में क्या मुझ पर भी कोई आँच आ सकती थी? आँच चाहे नहीं आ सकती थी, मेरी अक्ल ने गवाही दी, लेकिन लपेटा जरूर जा सकता था मुझे तफ्तीश में। बनवारी को खबर थी कि मैं मेजर पाराशर के बारे में सवाल करता हुआ वहाँ पहुँचा था। फिर जब मुझे मालूम हुआ था कि मेजर पाराशर अभी पाकिस्तान से लौटा नहीं था, तो मैंने वहीं उसी इमारत में किसी खाली फ्लैट के बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी। ऊपर से मेजर के कथित मौसेरे भाई की मेरे द्वारा लाई वह चिट्ठी, फिर मेजर के फ्लैट में चलती तकरार और एक आदमी के वहाँ से भागने वाली बात का भी मैं इकलौता गवाह था। पता नहीं कोई मेरी बात पर विश्वास करता या नहीं। इन तमाम बातों की जानकारी होने के बाद पुलिस की कृपा दृष्टि निश्चित रूप से मेरे पर हो सकती थी। 5 मिनट से भी कम समय में पुलिस वहां पहुंच गई। जो इंस्पेक्टर वहां पहुंचा था उसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ शमशेर आलम खान था।
वह और उसके 2 सिपाही कितनी देर मौकाए वारदात का मुआयना करते रहे। फिर बनवारी का बयान हुआ। बनवारी के बयान के दौरान इंस्पेक्टर खान रह रहकर मेरी तरफ देखता रहा। फिर आखिरकार उसकी मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ हुई। उसके आदेश पर मैंने सारा वाक्य दोहराया। अंत में मैं खामोश हुआ तो वह बोला, आप मेजर साहब से वाकिफ थे? मामूली वाकफियत थी, मैं बोला। सच पूछिए तो सिर्फ एक बार मिला था मैं मेजर साहब से। कब? कोई 1 हफ्ता पहले। मकसद क्या था मुलाकात का? मैं सोचने लगा, क्या मुझे गौतम तिवारी की मेजर के नाम चिट्ठी के बारे में इंस्पेक्टर को बताना चाहिए था? लेकिन चिट्ठी तो फर्जी निकली थी, और गौतम तिवारी भी पता नहीं क्या बला थी। फिर उसके या चिट्ठी के जिक्र का क्या फ़ायदा? जवाब दीजिए, इंस्पेक्टर कड़े स्वर में बोला। क्यों मिलने आए थे आप मरने वाले से? कोई खास वजह नहीं थी, मैं बोला। यूं ही कर्टसी कॉल के लिए चला आया था। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? कुछ ही दिनों से। आप इतना महंगा फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं? मैं अपने आप ही मेरे सर में गर्व का पुट आ गया। नेपाल के राजघराने से संबंधित हूँ। इंस्पेक्टर खान की सूरत से ऐसा न लगा जैसे उसने मेरी बात को कोई रौब खाया। फिर उसका ध्यान मेज की तरफ गया। पीला गुलाब? वह यूं बोला जैसे नींद में बड़बड़ा रहा। हीरा जड़ा टाई पिन, तुर्की टोपी, क्या मतलब हो इन चीज़ों का? तभी एक सिपाही बेडरूम से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ अखबार थे। साहब, सिपाही बोला, यह अखबार बेडरूम में तकिए के नीचे रखे थे। तो इंस्पेक्टर के माथे पर बल पड़े। बाकी अखबार बालकनी में एक रैक पर रद्दी के तौर पर जमा थे, लेकिन 27, 18, 29 और 30 दिसंबर के ये 4 अखबार मरने वाले के पलंग पर उसके तकिए के नीचे थे। इधर लाओ। सिपाही ने अखबार अपने आला अफसर को सौंप दिए थे। इंस्पेक्टर खान कुछ क्षण अखबारों को टटोलता रहा। फिर उसने झुंझलाकर उन्हें मेज के करीब पड़ी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैंने देखा अखबार दिल्ली टाइम्स था। मेजर साहब के? इंस्पेक्टर साहब ने बनवारी से पूछा। कोई सगे संबंधी शहर में रहते हैं? रहते हैं साहब, बनवारी तत्काल बोला। उनके पिता रहते हैं जो कि खुद फौजी हैं। हाल ही में ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं। एक छोटा भाई रहता है, वो भी फौज में है। कप्तान है साहब। कहाँ रहते हैं ये लोग? ग्रेटर कैलाश। तुमने उन लोगों को खबर की? अभी तो नहीं की साहब। तभी फ्लैट का प्रवेश द्वार खुला और एक युवक ने भीतर कदम रखा। भीतर मौजूद भीड़ देखकर वह चौखट पर ही ठटक गया। साहब, बनवारी बोला, ये कप्तान साहब हैं, मेजर साहब के छोटे भाई, अरविंद पाराशर साहब। तभी आगंतुक की निगाह लाश पर पड़ी। उसके मुंह से एक हैरानी भरी चीख निकली और वह लाश की तरफ झपटा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। अपने पर काबू रखिए जनाब, वह बोला। जो होना था वो हो चुका। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने बताया। ओह, कैप्टन अरविंद पाराशर के मुंह से निकला। फिर बड़ी मेहनत से उसने अपने आप पर काबू किया और सुसंयत स्वर में बोला, मेजर साहब फॉरेन सर्विस में थे और इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास में मिलिट्री अटैची भी। हो सकता है यह कत्ल का कोई मामूली केस ना हो। सरासर हो सकता है, इंस्पेक्टर बोला। इसलिए मैं चाहता हूं कि कत्ल की खबर को अभी छुपा कर रखा जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो भी कब तक? जब तक मुमकिन हो सके। युवा कैप्टन कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, मुझे डैडी को खबर करनी होगी। ज़रूर कीजिए, लेकिन उन्हें भी समझा दीजिएगा कि अभी कत्ल की बात किसी को नहीं कहनी है। ठीक है। फिर कैप्टन वहाँ से कूच कर गया। इंस्पेक्टर मेरी तरफ घूमा और बोला, आप नेपाल के शाही घराने से अपने संबंध बताते हैं। फिर तो यहाँ नेपाली दूतावास में आपको कोई ना कोई ज़रूर जानता होगा। सब जानते हैं, मैं बोला। वेरी गुड। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन ये ना भूलिएगा कि आप इस केस के एक बड़े अहम विटनेस हैं। आपने दिल्ली शहर से कहीं गायब नहीं होना जाना। अंडरस्टैंड? यस। और इस केस की बाबत किसी से बात नहीं करनी है, खास तौर से किसी अखबार नवीस से। आई अंडरस्टैंड। अब आप जा सकते हैं। मैं नीचे अपने फ्लैट में आ गया। मेरा दिल चाहता था कि मैं इंस्पेक्टर खान से पूछता कि क्या उसे मेरे बयान पर विश्वास था कि कोई आदमी कत्ल से पहले मेजर पाराशर के फ्लैट में उससे लड़ झगड़ रहा था और वही मेज पर पड़े खंजर से मेजर का खून करके वहां से भागा था। लेकिन पुलिस वालों से ऐसा कोई सवाल करना मेरी मूर्खता होता और मेरे मन में कोई चोर होने की चुगली होता। और मेजर की मेज पर पीले गुलाब की हीरे जड़े टाई पिन की और तुर्की टोपी की मौजूदगी का क्या मतलब था? रहस्य और रोमांच की रसिया मिस डबल एस, जब मैंने तुम्हें पहला खत लिखा था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने दूसरे ही पत्र में मैं इतने रहस्यपूर्ण मर्डर का जिक्र कर रहा हूँ, जिसे कि प्रेस और पड़ोस से छिपा कर रखा जा रहा था। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को याद करते हुए अब मैं यह खत बंद कर रहा हूँ। अगले खत तक के लिए अलविदा। भवदीय, एम्बेसी वाला नेपाली। डियर मिस डबल एस, अपना यह तीसरा खत मैं दोपहर बाद लिख रहा हूँ। आज के अखबारों में तुमने भी देखा होगा कि मेजर पाराशर की कत्ल की कहीं कोई खबर नहीं थी। यानी कि फ़िलहाल पुलिस, प्रेस और पब्लिक से उस घटना को छुपाने में कामयाब रही है। हालांकि मेरी समझ में ये अभी भी बाहर है कि इससे पुलिस को क्या हासिल होने वाला है। सुबह सवेरे तुम्हारे होटल के रिसेप्शन पर दूसरा खत छोड़कर जब मैं वापस लौटा था तो मैं बेहद थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पाया था। मेजर के कत्ल का रहस्य और खुद
अपनी सलामती की फिक्र मुझे कचोट रही थी। मुझे भय था कि मेरी किस्मत पर पुलिस के हाथों कोई फजीयत करानी न लिखी हो। ऊपर से बार बार मेरे जहन पर पीले गुलाब, टाई पिन और तुर्की टोपी का अक्स उभर आता था। फिर मुझे उन अखबारों का ख्याल आया जो मेरे सामने इंस्पेक्टर ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे। वही अखबार मैं भी मंगवाता था। पुराने अखबारों में से मैंने 27, 28, 29 और 30 दिसंबर के अखबारों को खोज निकाला। मैंने बड़ी बारीकी से उनका मुआयना किया। मुझे कहीं कोई असाधारण बात ना दिखाई दी। मैं उन अखबारों को फेंकने ही लगा था कि मुझे विज्ञापनों वाले पृष्ठ का ख्याल आया। वर्गीकृत विज्ञापन के व्यक्तिगत कॉलम पर जब मेरी निगाह पड़ी तो जैसे मेरे जहन में बिजली कौंध गई। उन चारों अखबारों के व्यक्तिगत कॉलम में रोज एक ऐसा विज्ञापन छपा था जो इंस्पेक्टर खान के भी छक्के छुड़ा सकता था। मैंने पुलिस का नंबर खड़खड़ाया तो मालूम हुआ इंस्पेक्टर खान एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में गोल मार्केट गया था। ज़रूर वह वहीं आ रहा था। 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर खान वहाँ पहुंचा। लगभग उसके साथ ही एक बड़ी बड़ी मूछों वाला गंजा बुजुर्ग वहाँ पहुंचा। मैंने कपड़े तब्दील करके ऊपर पहुंचा तो मैंने मेजर पाराशर के ड्राइंग रूम में, जहाँ से कि लाश उठवाई जा चुकी थी, इंस्पेक्टर को गंजे बुजुर्ग से बातें करते पाया। मालूम हुआ कि गंजे बुजुर्ग का नाम कर्नल चौधरी था। वह फॉरेन ऑफिस के इंटेलिजेंस विभाग से संबंधित था और हथप्राण की जिंदगी में उसका बड़ा जिगरी यार रहा था। इंस्पेक्टर साहब, फिर मैं बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? इंस्पेक्टर संदिग्ध भाव से मुझे घूरता हुआ बोला, कल रात आपको आपके एक मातहत ने दिल्ली टाइम्स के 4 अंक दिखाए थे जो कि हथप्राण के बेडरूम में उसके तकिए के नीचे से बरामद हुए थे और जिन्हें देखकर आपने उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। वो अखबार अभी भी मुझे रद्दी की टोकरी में पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इंस्पेक्टर खान बेसब्रेपन से बोला, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन अखबारों का एक बार फिर से अध्ययन करें। आप इस बार अखबारों के विज्ञापन पृष्ठ पर वहां निगाह डालें जहां की व्यक्तिगत का कॉलम छपता है। उसमें क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। क्या है? क्या है? इंस्पेक्टर को ऐसी कोशिश करता ना पाकर मैंने रद्दी की टोकरी में से अखबार निकाले। मैंने 27 तारीख का अखबार विज्ञापन पृष्ठ पर से खोलकर उसके सामने किया और व्यक्तिगत के कॉलम में छपे एक विज्ञापन पर उंगली रखी जहां छपा था, इस्लामाबाद। आजकल के मौसम में गुलाब बहुत बढ़िया खिलते हैं, खास तौर से पीले गुलाब। 28 तारीख के अखबार में उसी जगह उसी तरह छपा था, इस्लामाबाद। पीले गुलाब की खूबसूरती को हीरा जड़ा टाइपिन दोबाला कर सकता है। गुलाब और टाइपिन का जिक्र पढ़कर तब तक इंस्पेक्टर खान खूब उत्तेजित हो चुका था। उसने बाकी के 2 अखबार मेरे हाथ से झपट लिए और व्यग्रता से उन्हें विज्ञापन के पेज पर खोलने लगा। 29 तारीख के अखबार में था, इस्लामाबाद। कौन कहता है कि तुर्की टोपी सूट के साथ अच्छी नहीं लगती? कोई भूरे सूट के साथ भूरी तुर्की टोपी पहनकर देखे। और अंत में 30 तारीख के अखबार में था, इस्लामाबाद, आज रात 10 बजे, CPR। इंस्पेक्टर ने अखबार एक और रख दिए। कुछ क्षण मुकम्मल सन्नाटा रहा। फिर इंस्पेक्टर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, यह आखिरी अखबार तो कल का है। और मैं बड़े नाटकीय स्वर में बोला, हथप्राण की पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी जहां से वह हाल ही में लौटा था। और अगर ये तमाम मैसेज हथप्राण के लिए थे तो आखिरी मैसेज में जिस मुलाकात का जिक्र था वह नहीं हो सकी थी, क्योंकि 10 बजे से पहले ही मेजर साहब का कत्ल हो गया था। तुम? इंस्पेक्टर मुझे घूरता हुआ बोला, पुलिस के जाने के बाद फिर यहाँ घुसे थे? नहीं, मैं तनिक हड़बड़ा कर बोला। तो फिर इन मैसेजों की तुम्हें कैसे खबर हुई? तुमने यहाँ कर? मैं यहाँ नहीं आया, ज़रूरत ही नहीं थी। यही अखबार मैं भी मंगाता हूँ। लेकिन तुम्हें सूझा कैसे कि व्यक्तिगत कॉलम में ऐसा कुछ होगा? इत्तेफाक से। दरअसल व्यक्तिगत कॉलम देखते रहने की मुझे आदत है। बड़े खुराफाती आदमी हो तुम। तुम क्या हिंदुस्तान में जासूसी करने आए हो? मैं ऐसा आदमी नहीं। आप बेशक मेरे दूतावास से मैंने बात की है वहाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं नीचे अपने फ्लैट में आ गया। कोई आधे घंटे बाद मेरे फ्लैट में कर्नल चौधरी के कदम पड़े। उसके आगमन से मैं सकपकाया। पुलिस वाले। मेरे द्वारा पेश की गई कुर्सी पर इत्मीनान से पसर चुकने के बाद वह बोला, खामखा किसी के भी गले पड़ जाते हैं। जो सामने पड़ गया उसी पर क्राइम थोपना शुरू कर दिया। मौजूदा केस में बदकिस्मती से उनके सामने तुम पड़े हुए हो। इंस्पेक्टर खान से जो कुछ मुझे मालूम है उससे मुझे तो तुम किसी भी लिहाज से इस केस से कोई ताल्लुक रखते नहीं मालूम होते। ये मेहरबानी आपकी जो आप ऐसा सोचते हैं। मैं वही सोचता हूँ जो सही है, मुनासिब है। तुम्हारा इस केस से कोई वास्ता नहीं। तुम्हें कभी मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेखटके मेरे पास आना, ओके? मेरी गर्दन अपने आप ही कृतज्ञता से सहमति में हिलने लगी। अब तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओ कि कैसे तुम्हारा रिश्ता इस केस से जुड़ा। एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैंने जम्मू में गौतम तिवारी से मुलाकात से लेकर तब तक की हर बात उसे कह सुनाई। कर्नल बोला, इस गौतम तिवारी नाम के शख्स ने जो चिट्ठी तुम्हें दी थी वो लिफाफे में बंद थी? लिफाफे में थी लेकिन बंद नहीं थी। तब तो चिट्ठी तुमने पढ़ी होगी। मैं खामोश रहा। ये तो इंसानी फितरत है, वह आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। वह तुम्हारे लिए सिफारशी चिट्ठी थी। ऐसी चिट्ठी की बाबत तुम्हारी उत्सुकता होना स्वाभाविक था कि उसमें तुम्हारी क्या तारीफ की गई थी। कोई तारीफ की भी गई भी थी या नहीं? क्यों? चिट्ठी मैंने पढ़ी थी। मैंने तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला। क्या लिखा था उसमें?
तकरीबन तो मेरी तारीफ ही लिखी थी, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा थी। अंत में ये ज़रूर लिखा हुआ था कि नए साल के शुरू होते ही वह दिल्ली पहुंचने वाला था। नए साल के शुरू होते ही? यानी कि 1 जनवरी को, यानी कि कल। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कर्नल बोला। अब उन मैसेजों के बारे में बताओ। वाकई तुम्हारी निगाह उन पर इत्तेफाक से पड़ी थी। हाँ, मैं बोला, और शायद इसलिए भी कि मैंने इंस्पेक्टर से ज़्यादा बारीकी से अखबार का मुआयना किया था। आई सी। एकाएक वह उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड सौंपा। ये मेरा कार्ड रख लो, काम आएगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। क्या? अपनी मेरी इस मुलाकात का किसी से जिक्र न करना, इंस्पेक्टर से भी नहीं। क्यों? वो तुम नहीं समझोगे। आपकी इस केस में क्या दिलचस्पी है, वो भी तुम नहीं समझोगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और वह वहाँ से विदा हो गया। डियर मिस डबल एस, चिट्ठी तो मैंने अभी लिख ली है, लेकिन तुम्हारे तक ये कल सुबह ही पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है रात तक लिखने लायक कोई और घटना निकल आए। भवती है, एम्बेसी वाला नेपाली। पत्रों को प्राप्त करने वाली युवती का नाम शिप्रा श्रेष्ठ था, जो अपने पिता के साथ भारत भ्रमण के लिए आई हुई थी। तीसरा पत्र उसने कई बार पढ़ा। तभी उसके पिता सुग्रीव श्रेष्ठ ने भीतर कदम रखा। आज रात की गाड़ी से हम पटना जा रहे हैं, पिता ने घोषणा की। हरगिज नहीं, शिप्रा ऐसे तीव्र स्वर में बोली कि पिता सक पकाकर उसकी तरफ देखने लगा। मेरा मतलब है, शिप्रा तत्काल अपेक्षाकृत सुसंयत स्वर में बोली, अभी मैं और दिल्ली घूमना चाहती हूँ। घूम तो ली सारी दिल्ली। मैं कुछ जगह दोबारा देखना चाहती हूँ। क्यों? कुछ जगह मुझे खास पसंद आई हैं। हम अभी 2-3 दिन और यहाँ ठहरेंगे, लेकिन मैं कुछ जगह दोबारा देखना चाहती हूँ। पिता से अपनी लाडली और जिद्दी बेटी की बात से ऐतराज करते ना बना। डियर मिस डबल एस, आज नए साल का पहला दिन है, जबकि मैं तुम्हें यह चौथा पत्र लिख रहा हूँ। आज सारा दिन मेजर पाराशर के कत्ल के मामले में कोई विशेष घटना नहीं घटी, लेकिन शाम को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट एम्बेसी से डिनर करके जब मैं वापस लौटा तो एक रहस्यपूर्ण घटना घटी, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इमारत में दाखिल होते वक्त मैंने इमारत के सामने एक टैक्सी को खड़े पाया। मैं उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान दिए बिना भीतर दाखिल हो गया और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचा। वहां मैं अपने फ्लैट का ताला खोलकर भीतर दाखिल हुआ। मैं दरवाजे को अभी भीतर से बंद करने का उपक्रम ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बड़ी हल्की, बड़ी रहस्यपूर्ण दस्तक। मैंने फिर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने काले बुर्के से ढकी एक स्त्री को खड़ी पाया। उसके बुर्के की नकाब से मुझे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नाक का थोड़ा सा भाग दिखाई दिया, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह कोई नौजवान लड़की थी जो चैनल 5 नामक सेंट की शौकीन मालूम होती थी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ, वह मीठे लेकिन निहायत संजीदा लहजे में बोली। क्या बात? मेरे मुंह से निकला। ज़रा भीतर आने दीजिए, बताती हूँ। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? हाँ, तभी तो यहाँ आई हूँ। ओह, आइए। वह भीतर दाखिल हुई तो चैनल 5 की भीनी भीनी खुशबू सारे फ्लैट में तैर गई। मैंने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बिजली का एक स्विच ऑन किया और उसकी तरफ घूमा। बैठिए, मैं बोला। शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट ठहरूंगी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब, खिदमत नहायत मामूली है और उसके लिए आपको कोई जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। खुदा के वास्ते इनकार ना कीजिएगा। आप फरमाइए तो सही। परसों शाम को आपके ऊपर के फ्लैट में एक कत्ल हुआ था। उसकी बाबत आपने पुलिस को बयान दिया था कि शायद 7 बजे के करीब पहले ऊपर से तकरार की आवाज़ें आती रही थी, फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई थी, और फिर आपने किसी को यहाँ से भागते देखा था। आपको कैसे मालूम? है मालूम, किसी तरह से। आप कहिए, ऐसा ही था ना? जी हाँ, ऐसा ही था। वक्त की बाबत आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। यह शाम 7 बजे से पहले या बाद का वाक्य नहीं हो सकता। जी नहीं, उस वक्त यही वक्त हुआ था। मैं तभी यहाँ लौटा था और तभी मैंने करीबी चर्च के घड़ियाल को 7 बजाते सुना था। ये घड़ियाल वाली बात आपने पुलिस को बताई थी? नहीं। फिर तो आप कह सकते हैं कि दोबारा सोच विचार के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस वक्त आपने ऊपर से आती तकरार की आवाज़ें सुनी थी, हकीकतन उस वक्त 6:30 बजे थे। लेकिन तब बजे तो साथ ही थे मुझे। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि हकीकतन जब 6:30 बजे थे। अगली बार जब आप इंस्पेक्टर शमशेर आलम खान से मिलें तो आप उसे कह सकते हैं कि वक्त का आपका पहला अंदाज़ा सही नहीं था। आपके ख्याल से तब 6:30 बजे थे। मैं ये झूठ उसे बोल सकता हूँ, लेकिन जबकि मुझे पक्का पता है कि तब 7 बजे थे। अगर मैं कहूँ कि ये झूठ बोलने में ही आपकी भलाई है तो? मेरी या आपकी? आपकी। मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, वक्त की बाबत अपना बयान बदलने से इनकार करने की सूरत में आपको अपने किसी निहायत खतरनाक अंजाम से दो चार होना पड़ सकता है। आप तो मुझे धमका रही हैं। मैं तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। यह मजाक का मसला नहीं। ज़रा बात को संजीदगी से लेने की कोशिश कीजिए। आप ज़रा गौतम तिवारी नाम को याद कीजिए। पुलिस को अभी तक नहीं मालूम कि इस नाम के किसी आदमी की एक ऐसी चिट्ठी आप मेजा पाराशर के नाम लाए थे, जिसमें मेजा पाराशर को डियर ब्रदर कहा था, जबकि मेजा पाराशर का इस नाम का कोई भाई तो क्या, कोई दूर दराज का रिश्तेदार भी नहीं है। आपकी उस फर्जी चिट्ठी की खबर
वो चिट्ठी फर्जी नहीं थी। मैंने तीव्र विरोध किया। आपकी उस फर्जी चिट्ठी की खबर, युवती ने जिद भरे स्वर में दोहराया। जब पुलिस को लगेगी तो आपका काफिया तंग हो जाएगा जनाब। पुलिस को खबर कैसे लगेगी? मैं बताऊंगी। पुलिस आपकी बात मान लेगी, चिट्ठी मनवा लेगी। वह चिट्ठी गुमनाम तरीके से पुलिस के पास भेज दी जाएगी। चिट्ठी आपके पास है? नहीं, लेकिन आपके इनकार की सूरत में वो कैसे भी पहुंचे, कहीं से भी पहुंचे, पुलिस के पास जरूर पहुंचेगी। इस तफसील के साथ पहुंचेगी कि उस फर्जी चिट्ठी के दम पर आप मेजर पाराशर से यारी गांठ कर अपना कोई मतलब हल करने की फिराक में थे। ये झूठ है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम। आप कोशिश कीजिएगा पुलिस को यह यकीन दिलाने की कि यह झूठ है। मेरे मुंह से बोल ना फूटा। अब बोलिए। ऊपर से आती तकरार की आवाज़ें आपने शाम 7 बजे सुनी थी या 6:30 बजे? 7 बजे, मैं दृढ़ स्वर में बोला। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अंजाम बुरा होगा, देखा जाएगा। आप जेल में होंगे। देखा। जेल में बंद हो जाने के बाद शायद ना देखा जा सके। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। बंदी ने आपका 1 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया, उसके लिए खता माफ़ फरमाए। कत्ल से पहले शायद ही आपकी इंस्पेक्टर खान से मुलाकात हो, यानी कल से पहले शायद ही आपकी इंस्पेक्टर खान से मुलाकात हो, यानी सोच विचार कर लीजिए। वक्त में आधे घंटे की हेर फेर से आपके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए फ़र्क जेल और आज़ादी का होगा। खुदा हाफिज। और पीछे चैनल 5 भीनी भीनी खुशबू छोड़कर वह फौरन वहाँ से विदा हो गई। मैं बालकनी पर पहुंचा। मैंने उसे नीचे खड़ी टैक्सी में सवार होते देखा, जो कि तत्काल वहां से उड़ चली। कितनी ही देर में जड़ सा बालकनी में खड़ा रहा। पता नहीं कौन थी वह औरत, क्यों वो कत्ल के वक्त की बाबत मुझसे झूठ बुलवाना चाहती थी, और क्या रिश्ता था उसका मेजर के कत्ल के केस से। मैं बड़े सशंक भाव से अपनी कल्पना जेल के सीकचों के पीछे करने लगा और सोचने लगा कि क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए था। एक लंबी सोच के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ मुझे ज़्यादा बड़ी जहमत में फंसा सकता था। मुझे सत्य पर से अपनी आस्था नहीं हिलने देनी चाहिए थी। अभी इस बाबत मैंने अपना इरादा मजबूत किया ही था कि फ्लैट की कॉल बेल बजी। मैं फ्लैट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। आगंतुक हथप्राण मेजर का छोटा भाई कैप्टन अरविंद पाराशर और एक वृद्ध थे, जो कि मुझे पता लगा कि कैप्टन और हथप्राण मेजर के पिता ब्रिगेडियर B.S. पाराशर थे। परेशान हाल फौजी पिता पुत्र को मैंने सादा ड्राइंग रूम में बिठाया। मुझे मेजर साहब की मौत का अफसोस है, मैं धीरे से बोला। दोनों के सिर अवसादपूर्ण ढंग से हिले। मिस्टर थापा, फिर पुत्र बोला, हम एक बहुत अहम मसले को लेकर आपके पास आए हैं। जी, हम आपसे एक मेहरबानी चाहते हैं। क्या? बात मामूली है बेटा, वृद्ध ब्रिगेडियर बोला। तुम्हारे अख्तियार में है, लेकिन पता नहीं इस गमजदा बाप की मदद तुम करना चाहोगे या नहीं। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? उत्तर देने की जगह पिता ने पुत्र की तरफ देखा। आपने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि भाई साहब के फ्लैट से आती तकरार तकरार की आवाज़ें आपने 7 बजे के करीब सुनी थी। जी हाँ, मैं सशंक स्वर में बोला। और यही हकीकत है? ज़रूर ज़रूर, लेकिन हम आपसे जो मेहरबानी चाहते हैं वो हमें इस हकीकत को झुठलाने से ही हासिल हो सकती है। मतलब? थापा साहब, हम चाहते हैं कि आप कहें कि तकरार और उठापटक की वे आवाज़ें जब आपने सुनी थी तब 7 नहीं 6:30 बजे थे। मैं हकबकाया। अब आप ये बताइए, पिता बड़े दयनीय स्वर में बोला, कि क्या आप जवान बेटे की मौत से गमजदा बाप पर यह मेहरबानी कर सकते हैं? आप हमारी खातिर वक्त की बाबत आधे घंटे का झूठ बोल सकते हैं? वजह? वजह, पुत्र बोला। मुकम्मल तौर से तो इस वक्त समझ पाना मुहाल है। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि परसों रात 7 बजे अपने दोस्तों के साथ में ऑफिसर्स मैस के बाहर बार में मौजूद था, और वे लोग ये बात भूलने वाले नहीं कि तब 7 बजे थे और मैं। अरविंद, एकाएक वृद्ध भड़क कर बोला, खबरदार, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुझे। डैडी, अरविंद बोला, शांत हो जाइए। आप अपना वादा ना भूलिए। वृद्ध सोफे पर सिमट कर रह गया। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। थापा साहब, बेटा आगे बढ़ा। अगर अगर आप अपने बयान में ये तब्दीली करने को तैयार हो जाएंगे तो मैं पुलिस के सामने इकबाल कर लूँगा कि मैंने मैंने अपने बड़े भाई का कत्ल किया था। वो मान जाएंगे? मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेरे पर पहले से शक है। वे जानते हैं कि परसों दोपहर को मैंने एक रिवॉल्वर खरीदी थी। लेकिन कत्ल कत्ल रिवॉल्वर से तो नहीं हुआ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले समझेंगे कि ऐन मौके पर कोई ऐसी वजह पैदा हो गई थी कि मैंने कत्ल के लिए रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की जगह वहीं बड़ा खंजर इस्तेमाल किया था। कत्ल का कोई उद्देश्य भी होता है। मैंने भाई साहब से काफ़ी रुपया कर्जे में लिया हुआ था, जिसे कि मैं लौटाने की स्थिति में नहीं था। कत्ल की नौबत आने से पहले हम दोनों में उस रकम को लेकर ही तकरार हो रही थी। भाई साहब मुझे गिरफ्तार करा देने की धमकी दे रहे थे। इससे पहले कि वे अपनी धमकी पर अमल कर पाते, मैंने उनका कत्ल कर दिया था। वह आशापूर्ण नेत्रों से मेरी तरफ देखने लगा। जनाब, मैं बोला, मुझे आप सच बोलते नहीं लग रहा है। आप लंबे फेर में ना पड़िए थापा साहब। बस इतना जान लीजिए कि आप अगर हमारे कहे मुताबिक अपना बयान बदलेंगे तो ये न केवल हम पिता पुत्र पर एहसान होगा, बल्कि मरने वाली की आत्मा भी आपको दुआएं देगी। अजीब बात है,
आप अपनी मर्जी से अपने लिए फांसी का सामान करना चाहते हैं। मुझे फांसी नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने आत्मरक्षा के लिए भाई साहब पर वार किया था। मैं कह सकता हूँ कि तकरार के दौरान वे ही आपे से बाहर हो उठे थे और मुझ पर झपट पड़े थे। मुझे सिर्फ कुछ सालों की सज़ा होगी जो मैं खुशी खुशी काट लूँगा। वृद्ध के मुंह से एक आह सी निकली, लेकिन वह मुंह से कुछ न बोला। अब बोलिए, पुत्र व्याकुल भाव से बोला। आपका क्या जवाब है? ये बहुत विकट स्थिति है, मैं बोला। इस बाबत सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? कल तक का। मैं कल आपको अपना जवाब दूंगा। कल हमारी इंस्पेक्टर खान के पास पेशी है, उससे पहले हम आपका जवाब मिल जाएगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। शुक्रिया। वह उठ खड़ा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जवाब इनकार में ना होगा। वे वहां से विदा हो गए। उनके जाते ही मैंने कर्नल चौधरी का कार्ड निकाला और उस पर दर्ज टेलीफोन नंबर पर फ़ोन किया। उससे संपर्क हुआ तो मैंने उसे बताया कि मैं फ़ौरन उससे मिलना चाहता था। उत्तर में वो बोला कि संयोगवश वह खुद मेरे से मिलने के लिए रवाना होने वाला था। आधे घंटे बाद कर्नल चौधरी मेरे फ्लैट में मेरे सामने बैठा था। मैंने उसे बुरके वाली रहस्यमयी रमणी और हथप्राण के पिता और छोटे भाई के आगमन की बाबत सविस्तार बताया। कमाल है। मैं खामोश हुआ तो कर्नल बोला, छोटे भाई बड़े भाई के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर लेना चाहता है। वो तो हुआ, आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? तुम्हारे कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन अरविंद पाराशर ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया। ये बात बहुत जल्द सामने आ जाने वाली है। वैसे अगर तुम अपना बयान बदलोगे तो कम से कम इंस्पेक्टर खान को तो बहुत खुशी होगी। वो वैसे भी कत्ल का इल्ज़ाम छोटे भाई के सिर थोपने की कोशिश में है। कुछ तो मुझे करना होगा। तुम बात को गोलमोल ढंग से कह सकते हो। तुम कह सकते हो कि वारदात के वक्त का तुम्हें कोई सही अंदाज़ा नहीं है। लेकिन लोग क्यों चाहते हैं कि मैं वारदात के वक्त की बाबत अपना बयान बदलूं? इस बाबत अभी कुछ कहना मुहाल है। क्यों? क्योंकि मरने वाला फॉरेन सर्विस में था और ऐसे मुल्क में स्थित हमारे दूतावास में मिलिट्री अटैची था, जिसके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते। आपका मतलब है कि यह कत्ल का एक मामूली मामला नहीं? ऐसा ही समझ लो। इसलिए इस कत्ल की तफ्तीश पुलिस के साथ चुपचाप मैं भी कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम तफ्तीश के मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस का यानी कि मेरा साथ देना चाहते हो या पुलिस का? आपका। मैंने संकोच बोला। गुड। अब सुनो, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उस शख्स को दोबारा देखने पर पहचान लोगे जिसने तुम्हें जम्मू में अपना नाम गौतम तिवारी बताया था और जिसने तुम्हें मरने वाले के नाम चिट्ठी दी थी? फ़ौरन पहचान लूंगा। तो फिर मेरे साथ चलो। कर्नल मुझे पहाड़गंजी के इलाके में ले आया, जिसमें होटल ही होटल थे, जो और जो नशेबाजों का पसंदीदा इलाका मालूम होता था। कर्नल के साथ मैं कई होटलों में फिरा। अंत में हम एक अपेक्षाकृत बड़े और अच्छे होटल में पहुंचे। होटल के मेन हॉल में पहुंचकर हम कोने की एक टेबल पर बैठ गए। पहले की तरह कर्नल के कहने पर मैंने वहां मौजूद लोगों की सूरतों पर निगाह दौड़ानी शुरू की। वो रहा। एकाएक मैं एक मेज की ओर एक गुप्त संकेत करता हुआ बोला, गौतम तिवारी। कर्नल दबे स्वर में बोला, हाँ। ठीक पहचाना? बिल्कुल। गुड। फिर कर्नल ने किसी को एक गुप्त संकेत किया। संकेत के जवाब में एक आदमी जैसे जादू के जोर से वहां प्रकट हुआ और कर्नल के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। वो है हमारा शिकार। कर्नल गौतम तिवारी की तरफ इशारा करता हुआ दबे स्वर में बोला, तुम साई की तरह उसके पीछे लग जाना है। उस आदमी ने एक बार निगाह भरकर गौतम तिवारी को देखा, एक बार हौले से सहमति में सिर हिलाया और फिर जैसे चुपचाप वह वहां आया था वैसे ही चुपचाप वहां से रुखसत हो गया। फिर हम दोनों भी वहां से बाहर निकल आए। वहीं कर्नल से विदा ली और वापस गोल मार्केट लौट गया। तो रहस्य और रोमांच की रसिया मिस डबल एस, ये खत्म होता है मेरा चौथा खत। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह तुम भी ये सोच सोचकर हलकान हो गई कि वह बुरके वाली औरत कौन थी और क्यों वह मुझे गलत बयानी के लिए उकसा रही थी। क्यों उसी गलत बयानी के लिए हथप्राण का छोटा भाई मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। क्यों गौतम तिवारी नाम रहस्यपूर्ण व्यक्ति पहाड़गंज के उस साधारण से होटल में बैठा था और कैसे कर्नल चौधरी को मालूम था कि वह शख्स दिल्ली में कहीं था तो पहाड़गंज में था। कल तक के लिए अलविदा के साथ, एम्बसी वाला नेपाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के 3 खत पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।